हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम कवर कर रहे हैं अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का पार्ट। ये अपनी असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की सेकंड वीडियो है। उसके बाद तो अगली वीडियो से इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट कवर होगा। अब देखिए, ये है सेक्शन 115 JC। शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस टोटल इनकम होती है, उसमें डिडक्शंस लेस करते हुए ATC से ATU की तो क्या आती है, टोटल इनकम, और उस पर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो देखिए, जनरली जो ये पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रेगुलर टैक्स, कि आपको जो नॉर्मली टैक्स पे करना है। लेकिन ये भी गवर्नमेंट को अखर गया और गवर्नमेंट ने बोला कि आप इतनी सारी डिडक्शन कैसे ले सकते हैं। तो उस केस में क्या है, आपको अल्टरनेट मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। अब देखिए, कंडीशन बहुत सारी आएगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कि जनरली ये क्यों आया, क्योंकि आप डिडक्शंस बहुत सारी ले रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो आपकी इनकम है ना, टोटल इनकम, उसमें कुछ डिडक्शन जोड़ दो जो कि हमने बोली है, तो आपकी निकल के आ जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम। इसका एक मिनिमम परसेंटेज जैसे 18.5% ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन कब, अगर ये जो पार्ट है ये रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा आ रहा है। अगर आपकी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी ही ज़्यादा है, क्योंकि आपका स्लैब रेट का पार्ट लगता होगा, तो क्या पता आपकी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही है और ये कम बन रही है, तो तब तो आपको रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी देनी है। लेकिन अगर जो हम अल्टरनेट मिनिमम टैक्स बोल रहे हैं, जो कि क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% है, अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपको बाद में AMT क्रेडिट मिल जाती है, ठीक है, जो कि आने वाले 15 असेसमेंट ईयर तक होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि आपकी टोटल इनकम में जो डिडक्शंस आपने ली हुई है, तो कुछ डिडक्शन आपको ऐड करनी पड़ेगी जो आपको बता रखी है। फिर उसके बेसिस पे एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगी और उसका 18.5% टैक्स निकलेगा। तो वो आपको देना है, न कि आपकी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी। तो रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी अगर कम है और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जनरली इसमें यही बोल दिया। तो अब देखिए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये किन के लिए एप्लीकेबल है। ये बोल रहा है सारे असेसीज के लिए अदर देन कंपनी हु हैज़ क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि सारे असेसी कंपनी को छोड़ के। तो आप बोल सकते हैं कंपनी को क्यों छोड़ा, तो याद रखना सबसे पहले मैट लगता था, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, ठीक है। तो कंपनी की इनकम ज़्यादा होती थी, लेकिन वो जानबूझ के क्या करती थी, बहुत सारी डिडक्शन ले लेती थी, जिससे उनको टैक्स कम पे करना पड़ता था। तो उनके लिए क्या लेके आए, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, कि आपको इतना मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो देना ही है। क्रेडिट बाद में मिल जाएगी, मैट की क्रेडिट, लेकिन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स तो देना ही है। मतलब आपका रेगुलर से अगर ज़्यादा टैक्स बन रहा है मिनिमम अल्टरनेट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आपको बताया कि बाकी असेसिस की भी इनकम ज़्यादा होने लग गई और जनरली वो भी डिडक्शन क्लेम करने लग गए बहुत सारी। तो आपको बताया कि ATC, ATD, ATE ये तो जनरली क्लेम कर ही लेते हैं, लेकिन ATIA, ATIAB जो कि ATH से ATRRB के बीच में आ रही है, सेज से रिलेटेड एरिया है और वहाँ पे आपका बिजनेस है तो सेक्शन 10AA। इसी तरीके से स्पेसिफाइड बिजनेस है तो सेक्शन 35AD। इस तरीके से वो डिडक्शन लेने लग गए, जिससे उनका टैक्स क्या बनने लग गया, इनकम कम बनी तो टैक्स कम बनने लग गया। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, कंपनी को छोड़ के, क्योंकि कंपनी के लिए तो मैट लगता था, तो उनके अलावा बाकी सारे एसएससीज, इंडिविजुअल, HF, AOP, BOI, LLP, फॉर्म, इनके लिए लेके आ गई अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सारे असेसीज किसको छोड़ के, कंपनी को छोड़ के, क्योंकि कंपनी पे क्या लगता है यार रखना, मैट लगता है, तो उसको छोड़ के हु हैज़ क्लेम्ड एनी डिडक्शन अंडर 80H2 सेक्शन 80 RRB। तो याद रखना कि यहाँ पे इन पर्टिकुलर पार्ट में ATC, ATD, ATE, ATF जो भी है आपका पार्ट, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। और ATH से देखिए ATH, उसके बाद क्या आता है ABCDFGHI। तो आपको बताया कि ATIA, ATIAB, इस तरीके से सोचना है। तो आपको अल्फ़ाबेटिकली सोचना है। तो आपको पता है कि H से लेके RRB तक अदर देन सेक्शन 80B, तो ये क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये क्लेम की है, 10AA क्लेम की है, 35AD क्लेम की है, तो उस केस में आप पर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का पार्ट अप्लाई हो जाएगा। लेकिन देखिए, एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम जो एडजस्टेड टोटल इनकम, क्योंकि आपको पता है कि आपने एक क्लेम किया है, तो ये वापस से ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद क्या निकलेगी, एडजस्टेड टोटल इनकम निकलेगी। अगर वो 20 लाख तक है तो आप पे प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन अगर वो 20 लाख से ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, तो आप पर AMT के प्रोविजन अप्लाई होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे नहीं हो, ये बोल रहा है, और एन आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो देखिए मैंने क्या बोला, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI चाहे इनकॉर्पोरेटेड हो चाहे नहीं हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इफ द एडजस्टेड टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन डज नॉट एक्सीड 20 लाख। अब देखिए, एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, मैंने क्या बताया कि आपकी जो भी टोटल इनकम निकली होगी, आपको पता है उसमें डिडक्शन सारी लेस की हुई है, क्योंकि आप माइनस डिडक्शन करते हैं शुरू शुरू में, डिडक्शन आपने ये लेस की होगी GTI में से, ये मैंने आपको बताया। तो आपको पता है कि TI में क्या करोगे, आप डिडक्शंस ऐड कर दोगे, कौन सी, ये तीन, ATHS से ATRRB वाली, ATP को छोड़ के,
10 AA की और 35 AD की, तो एडजस्टेड टोटल इनकम आएगी। और एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो इंडिविजुअल पे लगेगा, HUF पे लगेगा, AOP पे लगेगा, BOI पे लगेगा और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पे लगेगा। पर याद रखना कि अगर 20 लाख से कम हो चाहे ज़्यादा हो, फॉर्म या LLP पे तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पॉइंट में यही दे रखा है कि द एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल। जो एक्सेप्शन पड़ा कि 20 लाख तक है तो प्रोविजन नहीं लगेगा और 20 लाख से ज़्यादा है तो प्रोविजन लगेगा, वो इन केस में, ठीक है, जो हमने पढ़े। लेकिन LLP फॉर्म पे तो लगेगा ही लगेगा। पर याद रखना कि डिडक्शन क्लेम करिए तभी लगेगा, अगर डिडक्शन क्लेम नहीं की तो नहीं लगेगा। तो इसमें दो पार्ट हो गए, एक तो डिडक्शन क्लेम करना जरूरी है और एक पर्टिकुलर पर्सन क्या है, इंडिविजुअल होना चाहिए, HUF होना चाहिए, AOP होना चाहिए, BOI होना चाहिए, AJP होना चाहिए, तब जाके ये देखेंगे कि 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो तो प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन 20 लाख है तो प्रोविजन लग जाएगा। पर देखिए एक्सेप्शन के केस में क्या हो गया, फॉर्म LLP पे नहीं लगेगा। एक्सेप्शन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ फॉर्म एंड LLP। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर उनकी इनकम 20 लाख से कम भी है तो AMT का प्रोविजन अप्लाई होगा। मैंने क्या बोला, एक्सेप्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर्म LLP की इनकम अगर 20 लाख से कम भी है तो उन पे ये प्रोविजन लगेगा ही लगेगा। पर याद रखना उन्होंने भी डिडक्शन क्लेम करी है तभी लगेगा प्रोविजन। तो ये बोल रहा है दैट मीन्स AMT इज एप्लीकेबल ऑन LLP और फॉर्म क्लेमिंग डिडक्शन अंडर अफोरसेड सेक्शन इवन दो एडजस्टेड टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। तो चाहे इनकम 20 लाख से ज़्यादा है या कम है तो LLP या फॉर्म पे फिर भी लगेगा ही लगेगा। पर याद रखना उन्होंने डिडक्शन क्लेम की है तब लगेगा। तो इनकम तो कम है लेकिन अगर उन्होंने डिडक्शन क्लेम नहीं करी तो AMT नहीं लगेगा, लेकिन डिडक्शन क्लेम कर दी तो AMT लगेगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा स्कीम ऑफ AMT क्या बोल रहा है कि आपने जो रेगुलर टैक्स पे किया है, वो रेगुलर टैक्स निकाला है, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी निकाली है, वो जनरली कैलकुलेट कर लीजिए स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, स्लैब रेट नहीं पता तो जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने सुपर सीनियर, सीनियर और अदर के केस में क्या बताया कि 250 तक नील, फिर नेक्स्ट 250 मतलब क्या हो गया कि 2,50,000 1 से लेके 5 लाख तक उस पर 5% है, फिर 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख उस पर 20% है, और मोर देन 10 लाख है तो उस पर 30% है। इस तरीके से कैलकुलेट कीजिए, आपको आराम से समझ में आएगा। तो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल भी बताए थे पिछली वीडियो में, तो आपको आ गए होंगे। तो ये नॉर्मल आपको निकालना है, ठीक है, टोटल इनकम पे जो भी टैक्स लायबिलिटी बनी। फिर देखिए बोल रहा है आपको एडजस्टेड टोटल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो टोटल इनकम तो आपकी निकली हुई होगी जिसपे आपने रेगुलर टैक्स लायबिलिटी निकाली, पर अब आपको क्या निकालना है, एडजस्टेड टोटल इनकम का टैक्स निकालना है, जिसको हम बोलते हैं AMT, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ठीक है, पर याद रखना कि अल्टरनेट मिनिमम टैक्स कब पे करना पड़ता है, जब वो रेगुलर से ज़्यादा है। नहीं तो वैसे भी आप रेगुलर पे करोगे, रेगुलर आपका ज़्यादा है और ये कम आ रहा है तो सीधी सी बात है AMT के प्रोविजन लगेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपको रेगुलर टैक्स तो चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर रेगुलर टैक्स कम है और AMT ज़्यादा है तो आपको AMT देना पड़ेगा, और जितना डिफरेंस है वो AMT क्रेडिट कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्रेडिट, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अगले साल। कैसे, वो भी मैंने एग्जाम्पल में कवर कर रखा है, आपको पता चल जाएगा। तो देखिए बोला टोटल इनकम जो हो रही है उसमें ऐड करना है। अब क्या ऐड करनी है? जिसका आपने क्लेम किया है। चाहे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऊपर पॉइंट पढ़ाया, ढंग से पढ़ना, हु हैज़ क्लेम्ड एनी डिडक्शन। तो ये डिडक्शन क्लेम की है तब जाके ही आपका AMT का प्रोविजन लगेगा। अगर आपने नहीं की तो आपका AMT का प्रोविजन नहीं लगेगा, यानी आप बच गए, आप हायर टैक्स चुकाने से बच गए। लेकिन अगर आपने डिडक्शन क्लेम की है तो आपने जानबूझ के अपनी इनकम कम दिखाई होगी एक तरीके से, यानी फ़ायदा उठाया, तो गवर्नमेंट ने इसलिए ये प्रोविजन लेके आ गया कि आपने जो अगर ये डिडक्शन क्लेम किए तो वापस ऐड करो। तो देखो ATH से लेके ATRRB, ATP को छोड़ के। फिर ये बोल रहा है एक और चीज़ याद रखना, मैंने ये नहीं बताया आपको कि डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD, तो आपको बताया कि स्पेसिफाइड बिजनेस होता है तो आप 100% डिडक्शन, 150% डिडक्शन, जनरली वेटेड डिडक्शन ये क्लेम कर लेते हो। ठीक है, डिडक्शन क्लेम अंडर सेक्शन 35 AD कर लेते हो तो उस पर डेप्रिसिएशन का पार्ट अप्लाई नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि उन मशीनरीज पे आपने पूरा 100% डिडक्शन क्लेम कर दिया है, 150% क्लेम कर दिया है। तो उस केस में नॉशनल डेप्रिसिएशन निकाल के देख लो। नॉशनल मतलब क्या होता है, अगर ये लगता नहीं सेक्शन, नॉर्मल बिजनेस होता तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की रेट लगती। तो ये बोल रहा है कि जो हम ऐड करते हैं वो क्या ऐड करते हैं कि जो डिडक्शन आपने एक्चुअल में क्लेम की है, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख की मशीनरी है, पूरी 1 लाख की डिडक्शन क्लेम की है, ऐसे मान के चलिए, और पर उस पर अगर डेप्रिसिएशन का पार्ट है तो मान के चलिए नॉर्मल डेप्रिसिएशन मान लो 15% लगती है रेट, तो 1 लाख का 15% 15,000। तो आपने क्लेम तो 1 लाख किया है, और आपका नॉर्मल अगर डिडक्शन लगता कि अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस में नहीं होते तो 15,000 लगता, तो 1 लाख में से 15 गए, यहाँ पे 85 ऐड करने पड़ेंगे। तो वो नॉशनल जो डेप्रिसिएशन है उसको लेस करना पड़ता है कि अगर डेप्रिसिएशन लगता तो क्या लगता, 32 के अकॉर्डिंग तो 15 लगता, तो वो लेस करने के बाद बाकी जो 85,000 है वो ऐड करोगे। फिर 10 AA की जो कि सेज यूनिट में आपका है, और आपको पता है कि
10 असेसमेंट ईयर तक की या 10 ईयर तक की वो 100% ऑफ प्रॉफिट की और 50% ऑफ प्रॉफिट, यानी फर्स्ट 5 ईयर के लिए 100% ऑफ प्रॉफिट, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50% और उसके नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 50%, अगर आपने सेज री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में अकाउंट खोला है। तो ये जनरली देखो मैंने आपको बता दिया था वैसे तो 10AA का पार्ट, और मेरे को ये ध्यान नहीं आ रहा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट में, शायद मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स या इसी पर्टिकुलर किसी रिलेटेड पार्ट में बताया था या डिडक्शन वाले पार्ट में बताया था, हाँ, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए नोट में क्या दे रखा है, इफ़ CDNE 0 देन दीज प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल टू एनी SSC। तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, अगर जो ये CDE 0 है तो इसका मतलब प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो मैंने क्या बोला बार बार कि अगर आपने ये डिडक्शन क्लेम ही नहीं करी तो आप पे AMT के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा, अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज़्यादा नहीं होती, किनके केस में, इंडिविजुअल के केस में, HF के केस में, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में, तो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन LLP फॉर्म पे तो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। तो अगर एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से कम भी है तो LLP फॉर्म पे लग जाएंगे, लेकिन इंडिविजुअल, HF, AOP, BOI और AGB पे नहीं लगेंगे, याद रख लेना। और याद रखना कि डिडक्शन CDE की आपने क्लेम्ड की हो तब जाके ही ऐड होगी, यानी तब जाके ही प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, वरना नहीं होंगे, वरना आपको रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ही चुकानी पड़ेगी। अब आपका AMT निकला, AMT सिंपल एडजस्टेड टोटल इनकम अभी निकली जैसे ऐड करने के बाद उसका 18.5%। अब देखिए आप बोलेंगे सर सरचार्ज का नहीं आएगा क्या पार्ट, कि अगर 50 लाख से आपने पिछली वीडियो में बताया था सरचार्ज जैसे 10% ऑफ टैक्स, तो देखिए लग जाएगा, जो भी ये टैक्स निकला उस पर फिर प्लस 10%। ठीक, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, आपको पता है कि मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ तो 10% है। फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो कितना है, 15% है। फिर उससे ज़्यादा है समथिंग, मैंने आपको बताया था 2 to 15 करोड़, तो उस पर समथिंग 25% बताया था, फिर 37% बताया था, तो आपको पता है कि वो भी लग जाएगा। तो सरचार्ज भी एप्लीकेबल हो जाता है क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स होता है, आपको पता है। तो ये टैक्स ही तो निकला एक तरीके से। तो देखिए G का मतलब क्या है, G इज इक्वल टू F, F का मतलब क्या है, एडजस्टेड टोटल इनकम, दिख रही है, तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5%। अब देखिए इनकम टैक्स लायबिलिटी में क्या बोल रखा है, हायर ऑफ ANG, तो आप खुद समझिए कॉन्सेप्ट। A का मतलब क्या है, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी, ये रहा, ठीक है। तो A और जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स है, दोनों में से जो हायर हो। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बोल दीजिए, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी, मैंने RTL लिख दिया शॉर्ट में, और AMT, ठीक है, विच इज हायर। तो आप देख सकते हैं कि देखिए अगर रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनती है तो फिर तो AMT का सवाल ही नहीं उठता, फिर वो क्रेडिट वेरेट भी नहीं होंगे, यानी टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर AMT ज़्यादा है क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम ज़्यादा निकली और उसका जो टैक्स है वो ज़्यादा निकला, तो AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज़्यादा है, तो उस केस में आपको वही चुकाना पड़ेगा। और उसके बाद आपको पता है कि उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेज 4% से वो जुड़ जाएगा और टैक्स लायबिलिटी आफ्टर सेज निकल के आ जाएगी। पर इससे आपका ये भी एक तरीके से बाद में देखो, अब आपने बोला कि हमारे से तो फालतू में टैक्स ले रहे हो, पहले डिडक्शन दे रहे हो फिर टैक्स भी ले रहे हो, कि टोटल इनकम में जोड़ दिया, एडजस्टेड कर दिया और AMT ज़्यादा बन गया तो टैक्स ले लिया, फिर डिडक्शन देने का फ़ायदा ही क्या हुआ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसे मत कीजिए, हम आपको क्या कर रहे हैं, टैक्स तो ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है इसका कि AMT मान के चलिए 5 लाख है और रेगुलर टैक्स लायबिलिटी बन रही है कितनी, 4 लाख, तो हम आपको क्या करते हैं 1 लाख की क्रेडिट दे देते हैं, जिसको आप क्या करोगे, जिस साल हमने आपको क्रेडिट दी है उसके अगले 15 साल तक यूज़ कर सकते हो। कि कभी भी अगर आपकी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाती है, ठीक है, याद रखना, रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कभी भी, तो आप इस AMT क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो। मैंने क्या बोला, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, कि अगर आपकी अगले साल 15 साल तक कभी भी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बन जाती है तो आप इस AMT क्रेडिट को यूज़ कर सकते हो। तो AMT क्रेडिट कब मिलती है, जब AMT ज़्यादा हो, और उसको यूज़ कब कर सकते हैं, जब रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो। तो अगले साल क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, कि आपकी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा हो, क्योंकि अगले साल अगर AMT ज़्यादा है तो आपको और क्रेडिट मिलेगी, फिर वो जमा होती जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि अगर आपकी रेगुलर टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा है अगले साल, तब जाके आप इसको यूज़ कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, ये बोल रहा है ग्रॉस टोटल इनकम है, बिजनेस की इनकम है 15 लाख, 25, 27, 32, 8 लाख। देखो अब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ये इंडिविजुअल है, याद रखना, ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल के केस में मैं 20 लाख का पार्ट देखूंगा, ठीक है। तो 2 केस हैं याद रखना, एक तो मुझे 20 लाख तक का पार्ट देखना है और मुझे डिडक्शन देखनी है कि क्लेम की है या नहीं की हुई, ठीक, एक चीज़ तो ये। और कौन सी डिडक्शन, 80H से लेके 80 RRB, 10AA और 35 AD की। अगर मेरे क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है,
तो मैं एक बार इसको देखूंगा अकाउंट, और ए एलएलपी है, बी एलएलपी है। तो एलएलपी के केस में 20 लाख को देखने की ज़रूरत नहीं है, 20 लाख से कम भी होगी। एडजस्टेड टोटल इनकम याद रखना, मैं टोटल इनकम की बात नहीं करना, ये ग्रॉस टोटल है, उसके बाद डिडक्शन निकलती है, तो ये नॉर्मल टोटल इनकम है, ये एडजस्टेड नहीं है। एडजस्टेड का मतलब क्या है कि आपको टोटल इनकम में वो डिडक्शन जोड़नी है जो आपने 80 HS से 80 RRB की क्लेम की है, इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि एलएलपी के केस में 20 लाख से कम का पार्ट भी आ जाएगा। अब देखिए ये 15 लाख दे रखा है, इसमें 1 लाख डिडक्शन 80C की ली थी, 25,000 80G की ली थी, और 80IE की ली थी 775। तो आप देख सकते हैं A B, ऐसे मैं एक बार अल्फ़ाबेट बोलूँ, C D E F G, फिर आता है H। तो आपको पता है कि जो ये C है 80C की, जो ये 80G की है, 80C आप जानते हो किसकी होती है, जिसमें LIC की बात करता है, आप पे कर रहे हो, ट्यूशन फीस की बात करता है, हाउस प्रॉपर्टी के लोन का पेमेंट कर रहे हो, ऐसे बहुत सारे मैंने 13 केस बताए थे। तो वो जनरली 80C 13-14 लाइन्स बताई थी, यानी कहने का मतलब, तो वो 80C से रिलेटेड आ गई। 80G डोनेशन से रिलेटेड आपको पता है। तो जनरली ये वाला पार्ट तो इसमें आ ही नहीं रहा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम के लिए क्या डिडक्शन क्लेम की जानी चाहिए, H से लेके RRB तक। तो आप देख सकते हैं ABCDFGH I, तो IE ये वाली क्लेम की गई है। तो आपको क्या करना है, 6 लाख में ये जो 6 लाख कैसा है, 15 में से ये तीनों लेस है, तो ये टोटल इनकम आई। अब हमें एडजस्टेड निकालनी है, तो 6 में ये 775 जोड़ देंगे, तो एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी 13,75,000। अब देखिए रेगुलर टैक्स आपको निकालना आता है कि नॉर्मल जो टोटल इनकम है ये वाली 6 लाख की, उस पर रेगुलर टैक्स कैसे निकलता है कि आपको पता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अप टू देखो 2,50,000 क्या होता है, नील, आपको पता है। नेक्स्ट 250 बताइए कितना होगा, सोचिए 5%, तो कितना हो गया 12,500। ऐसे बेसिक पार्ट है, आपको आने चाहिए। फिर नेक्स्ट 1 लाख, क्योंकि आपको पता है कि 6 लाख की इनकम है, तो अप टू 250 नील, नेक्स्ट 250 5%, फिर बाकी जो 1 लाख बचे उसका है 20%, आपको ये भी पता है। तो आप देख सकते हैं 20,000 प्लस 12,500 कितने हो गए, 32,500। तो आप देख सकते हैं 32। चलिए 23 का भी निकाल के बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अप टू 250 नील बोला, 250 का 5% 12,500 होता है, तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब मैं प्लस क्या करूँगा, नेक्स्ट 5 लाख, क्या बोलूँगा, नेक्स्ट 5 लाख, क्योंकि मैंने आपको यही बताया हुआ है कि 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख पे क्या लगेगा, 20% लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% लगता है 1 लाख, ये हो गया। फिर जो बाकी बचे वो कितने बचे, 13 लाख बचे, क्योंकि अप टू 10 लाख तक का तो टैक्स मैंने निकाल लिया है। बाकी जो बचे वो बचे अपने 13 लाख। 13 लाख का 13% निकालो, तो होता है 13 लाख का 30% अपना होता है 3,90,000। तो 3,90,000 जोड़ दो, तो देखो 3,90,000 प्लस 1 लाख, 3,90,000 है मैंने लिखा, प्लस 1 लाख प्लस 12,500, तो कितना होता है 490 प्लस 12,500, हाँ बिल्कुल ठीक निकला है, 5,02,500। वैसे आप बाकी सारे कैलकुलेट करना, मस्त तरीके से निकलेगा। हाँ याद रखना, एलएलपी फॉर्म के लिए सीधा 30% निकलता है, तो 31 का 30%, क्योंकि उसमें सेलिब्रेट नहीं होती, और 5 लाख का 30%। कहीं इसमें भी आप सेलिब्रेट निकालने लग जाओ, एलएलपी फॉर्म, ठीक है, फॉर्म में एलएलपी इंक्लूड होती है, तो याद रखना। तो अब मैं थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, साफ़ कर देता हूँ, इरेज। देखिए मैंने इरेज कर दिया है। अब आप देखिए कि इन पे AMT लग रहा है नहीं लग रहा। हमने एडजस्टेड टोटल इनकम निकाल ली। तो देखिए अगर इंडिविजुअल के केस में, W, X और Y के केस में याद रखना कि अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक तो चीज़ कि इनकम अगर 20 लाख से कम है तो AMT नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि एडजस्टेड टोटल इनकम, मैंने क्या बोला, एडजस्टेड टोटल इनकम अगर 20 लाख तक है, डज नॉट एक्सीड मतलब 20 लाख तक है मान लीजिए, तो 20 लाख तक है तो उस केस में नहीं लगेगा। तो देखिए नो, और ये जो 1 दे रखा है 1 का मतलब ये 1 प्रोविजन है। वेदर सेक्शन 115 JC यानी AMT लगेगा या नहीं लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, नहीं लगेगा, क्योंकि 20 लाख से कम है, 20 लाख तक, 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, 20 लाख तक या उससे कम हो तो उस केस में AMT नहीं लगेगा। अब देखिए मिस्टर X के केस में देखिए 23 लाख है, फिर भी नो बता रहा है, तो आप तो बोलोगे सर आपने बताया कि 20 लाख से ज़्यादा है तो लग जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने डिडक्शन क्लेम की ही नहीं है जो 80 HS से RRB की है, 10 AA की है या 35 AD की है। तो यहाँ पे 35 AD तो दे नहीं रखा, यहाँ पे 10 AA भी नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको 80 H से लेके 80 RRB में ये वाली है, ये तो इनके बाहर की है, तो ये आराम से ले सकते हैं। इसमें कुछ नहीं बोला गया आपको कि भाई AMT लगेगा या नहीं लगेगा, इनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको पता है कि 80 HS से 80 RRB के बीच में आ रही है, तो मिस्टर W ने ले रखी है,
लेकिन क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसकी इनकम 20 लाख तक थी, यानी 20 लाख तक या उससे कम थी, तो 13,75,000 20 लाख के अंदर आ रहा है, तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसका पहला पार्ट नहीं आ रहा। लेकिन जो मिस्टर एक्स का है वो पहला पार्ट तो आ रहा है क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा है, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं आ रहा। एज नो डिडक्शन इज क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80H टू 80RRB अदर देन सेक्शन 80P और अंडर सेक्शन 10AA। तो 80HS से 80RRB की डिडक्शन ली ही नहीं है, तो इस पर भी नहीं लगेगा। फिर मिस्टर वाई देखिए, वाई की जनरली जो देखिए रेगुलर टैक्स बन रही है। अब एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली तो क्या बताई? 18 + 8 आपको पता है कि टोटल इनकम में जो भी हमने बताया डिडक्शन 10AA 3580 और 80HS से RRB में, तो 8 लाख जुड़ गया तो 26 लाख, तो आपको पता है कि हायर भी हो गया। उसके बाद देखिए डिडक्शन भी ले रखी है, तो डिडक्शन भी ले रखी है और 20 से ज़्यादा भी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे? हाँ, इसके केस में तो AMT लगेगा, तो इसका 26 लाख का 18.5% निकल के आ जाएगा। कोई सरचार्ज वर्चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि आपको पता है कि जो इनकम है इसकी, जो ये टोटल इनकम आप देख रहे हो वो 50 लाख है, उससे ज़्यादा 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में कोई सरचार्ज इसका केस नहीं लगेगा। अगर होता तो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो उस केस में 10% लग जाता, तो इसका 10% और निकलता। इस तरीके से आपको ध्यान देना। अब देखिए अगर आप LLP के केस में देखेंगे तो हमने क्या बोला, चाहे इनकम जो एडजस्टेड टोटल इनकम है, आप देखिए 31 लाख प्लस नील, तो पहली बात तो डिडक्शन ही क्लेम नहीं करा, पहली बात तो डिडक्शन ही क्लेम नहीं करा क्योंकि नील है, तो जनरली इस पे भी नहीं लगेगा। इसकी चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, इसकी एडजस्टेड देखो 31 लाख है, तो चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, 20 से ज़्यादा हो 20 से कम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी प्रोविज़न लगेंगे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं लगे? क्योंकि डिडक्शन क्लेम करना ज़रूरी है, इसलिए तो डिडक्शन क्लेम किया ही नहीं ATIE की। B LLP है, डिडक्शन क्लेम की हुई है क्योंकि उसका बिजनेस उससे रिलेटेड था, ATIE से रिलेटेड, तो इसने डिडक्शन क्लेम की हुई थी। अब देखिए इसकी इनकम आप देखोगे नॉर्मल की 8 में से नील 1 2 लाख गए तो 5 लाख। अब 5 लाख का जो उसका रेगुलर टैक्स बन रहा है 30% के अकॉर्डिंग 30% 150, लेकिन अब हमने AMT निकालने की सोची तो हमें एडजस्टेड टोटल इनकम चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 लाख में जो डिडक्शन ली गई है 80HS से 80RRB की वो ऐड कर दी, तो कितना है 7 लाख। अब चाहे ये 20 लाख से कम है, याद रखना मैंने क्या बताया 20 लाख से कम है तब भी आ जाएगा, तो 7 लाख देख लीजिए, चाहे 20 लाख से कम है तब भी प्रोविज़न एप्लीकेबल हो गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम चाहे कम है वो वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं होता, लेकिन डिडक्शन लेना जरूरी है, डिडक्शन लेना जरूरी है, तो डिडक्शन ले ली गई है ATIE की 2 लाख की, तो हम क्या बोलेंगे? यस, इस पे लगेगा। अब देखिए जहाँ पे NA इसका मतलब नॉट एप्लीकेबल, नो नो नो, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से नहीं लगा AMT का पार्ट, तो रेगुलर टैक्स ही देना पड़ेगा 32,500 5,02,500, और कोई AMT की क्रेडिट नहीं मिलेगी और 930, तो आप देख सकते हैं 32,500 और 5,02,500 और 930। लेकिन जब जहाँ पे यस दे रखा है, जहाँ पे यस दे रखा है, ये इंडिविजुअल का केस है और ये LLP का केस है, आप देख सकते हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं 352 500 और 481 विच इज है 481। उसी तरीके से देखिए 150 जो रेगुलर टैक्स है और 129,500 विच इज हायर 150, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यार रेगुलर टैक्स ज़्यादा है तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि विच इज हायर है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AMT ज़्यादा है इंडिविजुअल के केस में। अब देखो इसको AMT क्रेडिट मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा चुकाया है, तो इसको क्या मिल जाएगी? AMT क्रेडिट मिल जाती है। अब आप देख सकते हैं जो टैक्स लायबिलिटी बनी उसका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चुकाना है 19240, तो टैक्स एंड सेस लायबिलिटी बनेगी 5,02,40। वो राउंड ऑफ फी आपको पता है कि 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हो जाएगा। इसी तरीके से 150 का 4% निकाल के देख लीजिए 6,000 होगा, 156 हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाता हूँ AMT क्रेडिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? टैक्स क्रेडिट फॉर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। ये बोल रहा है कि अगर मैंने अभी आपको बताया अल्टरनेट मिनिमम टैक्स ज़्यादा है किसके ऊपर? रेगुलर इनकम टैक्स के ऊपर, तो उस साल आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। तो यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में मैथमेटिकली क्या बोलेंगे कि AMT टैक्स पेड अंडर सेक्शन 115 JC माइनस रेगुलर टैक्स पेबल। तो अगर आप इस वाले केस में बोलेंगे इंडिविजुअल वाले, तो इसमें आपको पता है कि रेगुलर टैक्स पेबल 352 500 है और AMT ज़्यादा है, तो 481 में से 352 500 जाएंगे, बाकी जो बचा वो बची AMT क्रेडिट। ठीक है, अब याद रखना कि अगर आपको AMT क्रेडिट मिली हुई है यानी आपने टैक्स ज़्यादा चुकाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे देगी, तो नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन द टैक्स क्रेडिट अलाउड, तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि जब भी अगले साल उल्टा हो जाता है, यानी आपका रेगुलर टैक्स ज़्यादा होता है और AMT नहीं होती यानी AMT कम होती है, तो उस केस में जो भी डिफरेंस का जो भी रेगुलर टैक्स का पार्ट है
उतना AMT क्रेडिट को आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान के चलिए कि आपका रेगुलर टैक्स अगले साल 50,000 का है, जैसे मैं ये पहले बोल देता हूँ कि AMT क्रेडिट 10,000 की पड़ी हुई है, ऐसे मान के चलिए आपका रेगुलर टैक्स अगले साल 50 का है, और जो टैक्स पेड अंडर सेक्शन 115 जैसी यानी AMT जो आपकी आ रही है वो आ रही है 40 नहीं, जैसे मैं बोल सकता हूँ हाँ 30 आ रही है या 32 आ रही है, ऐसे मान के चलिए। तो आपको पता है कि 50 और 32, तो विचर इज़ हायर, आपको 50 देना पड़ेगा अगले साल, तो आपको रेगुलर टैक्स ही देना पड़ेगा क्योंकि रेगुलर टैक्स ज़्यादा है। तो 50 में से इस 10,000 को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी 10,000 की AMT की क्रेडिट है। मैं लिख लेता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये AMT की क्रेडिट है किसी पर्टिकुलर ईयर में। अगले साल आपकी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा बनी और जो AMT निकला अल्टरनेट मिनिमम टैक्स वो कम निकला, तो विचर इज़ हायर 50,000 आपको देना पड़ेगा, लेकिन जो क्रेडिट पड़ी हुई है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 50 में से 10 गए, बाकी कितने बच गए 40। लेकिन मान के चलिए कि AMT बहुत सारी पड़ी है, जैसे AMT पड़ी है आपको 70,000, तो आप सिर्फ कितना यूज़ कर सकते हो 50 यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसके साथ और भी क्राइटेरिया है जो मैं भी आपको बताऊंगा कि इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। मैं बस आपको हल्का सा ब्रीफली नॉलेज दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट डिटरमिन शैल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ, बट सच कैरिड फॉरवर्ड शैल नॉट बी अलाउड बियॉन्ड द 15th असेसमेंट ईयर इमीडिएटली सक्सीडिंग द असेसमेंट ईयर इन विच टैक्स क्रेडिट बिकम्स अलाउबल। इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलता हूँ कि आपको जैसे 2019-20 प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, इसमें मिल गई टैक्स क्रेडिट, देख लेता हूँ। तो ये मिल गई आपको टैक्स क्रेडिट, ये है आपका प्रीवियस ईयर जिसे हम क्या बोलेंगे असेसमेंट ईयर है 2021, ये मिल गई। आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक HUF हो, AOP हो, BOI हो, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, LLP फॉर्म जिसकी बात कर रहा हूँ, तो आप हो, तो असेसमेंट ईयर 2021 में मिली है, तो उसके नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर तक आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो और उसको सेट ऑफ, उसको यूटिलाइज कर सकते हो किसके अगेंस्ट, रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट, अगर वो ज़्यादा बन रही है तो। अगर वो ज़्यादा बन रही है तो तभी देखिए क्या बोल रहा है, टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड टू सेट ऑफ इन ए ईयर व्हेन रेगुलर टैक्स बिकम्स पेबल बाय द असेसी। इसका मतलब अगर रेगुलर टैक्स पेबल है, इसका मतलब वो ज़्यादा है और AMT कम है, तो आप रेगुलर टैक्स के अगेंस्ट उस टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो। पर कब तक, नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर, या प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सोचोगे तो नेक्स्ट 15 प्रीवियस ईयर, ऐसे बोल सकते हो। तो 1920 के बाद देखिए, और अगर असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो 2021 के बाद नेक्स्ट 15 असेसमेंट ईयर देखिए। अब देखिए मैंने भी बोला था कि जैसे अगर आपकी ये AMT ग्रेड ज़्यादा बन गई तो आप पूरी तो यूटिलाइज नहीं कर सकते क्योंकि रेगुलर टैक्स 50 है, तो आप कितनी हद तक यूटिलाइज कर सकते हैं वो जनरली इसमें बोल रखा है लाइन में। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये जो इन अदर वर्ड्स है वो देख लेना, अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सेट ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड फॉर एनी असेसमेंट ईयर टू द एक्सटेंट ऑफ, यानी ये बोल रहा है कि इसमें भी एक लिमिटेशन है कि जब भी आप ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स क्रेडिट करते हो तो ये नहीं कि पूरी की पूरी यूटिलाइज कर सकते हो। ये बोल रहा है इसको टू द एक्सटेंट, यहाँ तक ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन AMT पेबल अंडर सेक्शन 115 JC फॉर दैट असेसमेंट ईयर एंड द बैलेंस ऑफ द टैक्स क्रेडिट इफ एनी शैल बी कैरिड फॉरवर्ड। इन अदर वर्ड्स तो देखिए ये तो क्या है, मुझे भी इतना, ये मान लो कि जब भी समझता हूँ तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन इन अदर वर्ड्स वाले में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी आपको एग्जांपल कराऊंगा, पता चल जाएगा। आफ्टर सेटिंग ऑफ AMT क्रेडिट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द ईयर कैन नॉट बी लेस देन AMT फॉर दैट ईयर। तो ये बोल रहा है कि जैसे ही AMT क्रेडिट को आपने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बी लेस देन AMT फॉर दैट ईयर। तो टैक्स लाइबिलिटी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स तक का तो आपको टैक्स चुकाना ही पड़ेगा। इफ द अमाउंट ऑफ रेगुलर इनकम टैक्स और द AMT इज रिड्यूस्ड और इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर पास अंडर दिस एक्ट, द अमाउंट ऑफ टैक्स रेट अलाउड अंडर दिस सेक्शन शैल ऑल्सो बी वेरिड अकॉर्डिंगली। वही सीधी सी बात है, अगर आपका AMT का पार्ट ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, असेसमेंट किसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया, उसके अकॉर्डिंग पता चला क्योंकि आपने कुछ इनकम का पार्ट छुपाया था या जनरली ये पार्ट था, तो उस अकॉर्डिंग आपकी क्रेडिट रेट जो भी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, बोल रहा है कि मान लो अगर AMT के अकॉर्डिंग टैक्स निकला तो 500 निकला और रेगुलर टैक्स निकला 1000, तो आपको पता है कि विच इज हायर, तो आपको रेगुलर टैक्स देना पड़ेगा 1000। तो आप ये बोल सकते हैं कि AMT क्रेडिट मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब AMT ज़्यादा है तब जाके ही AMT की क्रेडिट मिलती है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं 500 कैन नॉट बी ट्रीटेड एज क्रेडिट बिकॉज लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 115 JC, यानी लाइबिलिटी जो AMT की है इज़ नॉट ग्रेटर देन रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी। तो जब AMT ज़्यादा होगी, अगर AMT 1500 होती तो 1500 में 1000 गए, तो जो डिफरेंस का पार्ट है वो AMT क्रेडिट होती, क्योंकि AMT ज़्यादा है।
ठीक है, तब गैप एएमटी क्रेडिट कहलाता है। तो आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये दूसरा केस है जिसमें बोल रहा है कि अगर ईयर 1 है उसमें एएमटी बनी 2000, एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% और रेगुलर जो आप चुकाते हो 1000 चुकाते हो, तो उस केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगी 1000 की, क्योंकि आपको पता है कि एएमटी ज़्यादा है और रेगुलर टैक्स कम है, विच इज़ हायर। तो ये तो जनरली आपको पता है कि 2000 चुकाना पड़ेगा, लेकिन आपको जो आपने 1000 ज़्यादा चुकाया है रेगुलर टैक्स से, उसकी क्रेडिट मिल जाएगी जिसको आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो। अब आप उसको किसके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो? रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हो अगर वो रेगुलर ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो कि अगर ईयर 2 में एएमटी इस बार कम बनी, पिछली बार ज़्यादा थी, इस बार कम बनी और रेगुलर टैक्स ज़्यादा बन गया, तो डिफरेंस जो 2500 है वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अगर दोनों में से जो ज़्यादा है 5000 ये आपको देना पड़ेगा, लेकिन उसमें से आप एएमटी क्रेडिट का यूज़ कर सकते हो। और एएमटी क्रेडिट कितनी है आपके पास ये बताइए? पिछले साल की जो कैरी फॉरवर्ड करनी है 1000, तो 5 में से 1 गए, कितने बचे? 4। ठीक है, तो बोल रहा है नाउ रेगुलर लाइबिलिटी इज मोर देन लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेसी एएमटी, द क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड कैन बी सेट ऑफ टू द एक्सटेंट टू डिफरेंस बिटवीन 2500। लेकिन याद रखना कि जो क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड है उसको यूज़ कितना कर सकते हैं? जितना आपका ये डिफरेंस है 2500। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स में ये बोल रहा है कि जैसे आपने एएमटी क्रेडिट को सेट ऑफ किया, टैक्स लाइबिलिटी कभी भी एएमटी से कम नहीं हो सकती। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने 1000 लेस किया तो मेरी जो टैक्स लाइबिलिटी है 4000, वो इस एएमटी से कम नहीं होगी। अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2000 बनती तो गलत हो जाता। मेरी टैक्स लाइबिलिटी 2500 से कम नहीं हो सकती, यानी एएमटी से कम नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है। तो मुझे क्रेडिट जो यूज़ करने की लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी? डिफरेंस तक की ही मिलेगी। चलिए ये एग्जांपल देखिए। सपोज कीजिए कि बोल रहा है कि ईयर 2 में जो पार्ट है टैक्स पेबल है वो रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी का, नहीं ये तो मैंने करवाई दी आपको 5 का 1, तो ये 4000 तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन देखिए अब ये रहा, इन द अबव एग्जांपल अगर क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड 3500 है, तो ये बोल रहा है कि ये मत मानिए, एक बार मान के चलिए कि 3500 है। अब वो कैसे है देखो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में बताऊं कि लाइबिलिटी मान लीजिए कि 4500 की थी, ऐसे मान लीजिए, और रेगुलर टैक्स कितना बन रहा था 1000, तो 4500 में से 1000 गए तो 3500 की क्रेडिट हो गई, जिसको आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब अगले साल आपका लाइबिलिटी बन रही थी 2500 और यानी जो एएमटी की, और रेगुलर टैक्स बन रहा था 5000, तो दोनों में से जो हायर हो वो 5000 तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन आपके पास क्रेडिट पड़ी है कितने की? 35। अब अगर आप 35 लेस कीजिए एक बार, खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती कर रहे हैं। 5000 में 3500 लेस कीजिए 1500, जबकि मैंने क्या बताया था कि उस पर्टिकुलर के एएमटी से वो कम नहीं हो सकता। तो एएमटी तो आपका यहाँ 2500 ही रहेगा। इसका मतलब इतना टैक्स तो आपको देना ही है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स तक का पार्ट तो आपको देना ही है। अगर कभी भी आपकी रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी आ गई तो आपको इतना तो देना ही है। तो आप कितना यूज़ कर सकते हैं? आप 3500 यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप 2500 ही यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए रेगुलर टैक्स लाइबिलिटी 5000 है, फिर बोल रहा है लेस सेट ऑफ एएमटी क्रेडिट है तो 3500, लेकिन उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कितना? डिफरेंस तक का पार्ट, उतने तक ही यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सेकंड ईयर में जो डिफरेंस का पार्ट था वो 2500 तक का ही था, तो इसलिए हम यहाँ तक ही यूटिलाइज कर पाए। और यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है टैक्स पेबल क्रेडिट अवेलेबल 3500 है, लेकिन उसको हमने 2500 तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि उसके बाद जो एएमटी है, यानी उसके बाद जो टैक्स पेबल है वो 2500 है, जो एएमटी से कम नहीं हो सकता, जो 2500 से कम नहीं हो सकता। इसलिए जो हमें एएमटी क्रेडिट हमने यूटिलाइज की है वो डिफरेंस के पार्ट की है, ये वाली। ठीक है, तो ये हमने यूटिलाइज किए, इस तरीके से आपका ये पार्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है हेयर ₹1000 बिंग बैलेंस क्रेडिट लेफ्ट, 3500 में से 2500 इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपको पता है कि 1500 तक आप 15 ईयर्स तक आप कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट असेसमेंट ईयर तक। तो आपको पता है कि जैसे जिस साल आपको टैक्स क्रेडिट मिली तो आप अगले साल कर रहे हो, फिर उसके अगले साल कर रहे हो, उसके अगले साल कर रहे हो, ऐसे आप 15 ईयर्स तक कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स एक्सिस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर एएमटी अंडर सेक्शन 115 जेसी इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम सेट ऑफ परमिसेबल। तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम सेट ऑफ परमिसेबल क्या होगा? एक्सिस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर एएमटी। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस ऑफ रेगुलर टैक्स ओवर एएमटी वो कितना है? 2500 है। तो इसी डिफरेंस को आपको अलाउ किया जा सकता है किसके फॉर्म में? एएमटी क्रेडिट के फॉर्म में, सेट ऑफ के फॉर्म में। इससे ज़्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता, और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो एएमटी से कम नहीं होगी। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रोसीजर बता दिया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस निकालिए, 5 डिफरेंट हैंड्स को क्लासीफाई कीजिए कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन की है, सैलरी की है, वो सारे पार्ट की इनकम कैलकुलेट कीजिए, फिर क्लबिंग कीजिए,
फिर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का पार्ट कीजिए, फिर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। फिर डिडक्शन अभी बताया मैंने आपको कि डिडक्शन लेस करनी है तो टोटल इनकम आएगी। फिर उसके बाद देखिए वही एप्लीकेबल रेट से टैक्स निकालिए। अब अगर आपका मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का पार्ट आ रहा है या जैसे मैट का पार्ट तो कंपनी के केस में और अदर केस में आपका एएमटी का पार्ट आ रहा है तो वो जनरली देख लीजिए। फिर आपको बताया कि सरचार्ज रिबेट जो भी है, रिबेट जनरली कब तक मिलती है, अप टू 5 लाख अगर आपकी इनकम है। रेसिडेंट इंडिविजुअल के केस में आपको मिलती है, ये आपको पता ही है। और सरचार्ज के केस में आपको पता है कि 5 लाख से लेके 10 लाख या 50 लाख से लेके 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़ जनरली उस केस में सरचार्ज का आपका पार्ट था। हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% है, वो जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो एडवांस टैक्स और टीडीएस है वो लेस कर दीजिए तो टैक्स पेबल या रिफंडेबल का पार्ट आ जाएगा। राउंड ऑफ कर दीजिए तो वो जनरली आपको पता ही है। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आ गया। तो असेसमेंट का पार्ट खत्म, अगली वीडियो से करेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।